आज की क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि सुपर कंडक्टिविटी जो एक पर्टिकुलर केस होती है जिसमें क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि रेसिस्टेंस जो होती है ना, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होती है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसमें आपको मैंने बताया था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट इसके अलावा भी एक और फैक्टर है जो कि आपका आता है टेम्परेचर। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन होती क्या है कि उसको हम लोग नॉर्मली नहीं लेते। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं तो जाकर के आप देखते हैं क्या हम लोग लेते हैं ओम्स लॉ को। तो जब कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो वो डिपेंड इस तरह से करता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर का। रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे ना तो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो इंक्रीज करती है, ना कि वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट यहाँ पे ये होती है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा ओनली फॉर कंडक्टर। ये स्पेशली कंडक्टर के लिए होता है। बट अगर आप किसी एलॉय वगैरह में ले लेते हैं या सेमीकंडक्टर, पर्टिकुलर अगर सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो मैं उसके बारे में काफी डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंट होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, उसमें बताया था कि अगर जैसा कि आप जानते हैं कि इन ए पर्टिकुलर कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो अगर आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते अल्टीमेटली उस पॉइंट तक ले आते हैं जहां पे वो कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर देता है, तो कंप्लीटली रूप से क्या होगा वहां पे जितना भी आपका पावर सप्लाई जो करता है या सोर्स जो भी वो जहां से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट में सप्लाई कर रहे हैं, वो सर्किट जो होगा ना विदाउट लॉसिंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ा भी एनर्जी को लॉस किए बिना वो क्या होगा ना टोटल का टोटल करंट को पास करेगा। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर केस आएगा जहां पे वो कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, और वो केस जो होता है ना वो आपका कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी का केस। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। हमने आपको रिवाइज कर दिया कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आज की क्लास जो मेरा होगा वो होगा आपका रिलेटेड टू, वो है व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टर। तो होता क्या है कि रेसिस्टर का मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रेसिस्टर क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी डिवाइस हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें अलग से एक रेसिस्टर देते हैं। रेसिस्टर इसलिए देते हैं क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं हम लोग, तो सबकी पावर अलग अलग होती है। सारे सर्किट की पावर कहने का मतलब जो सोर्स सप्लाई करते हैं करंट, अब सारे की जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। किसी बैटरी की अलग होती है जहां से वो सप्लाई हम लोग करते हैं करंट को, तो उसकी जो पावर अलग अलग होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हम कहीं ज्यादा पावर की चाहिए, मतलब कहीं ज्यादा हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहीं कम चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग रेसिस्टर का यूज करते हैं। क्योंकि अब हर एक, जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर का हम अलग बैटरी बना लेंगे, 2 एम्पियर सप्लाई करने के लिए अलग डिवाइस बना लेंगे, 3 एम्पियर सप्लाई करने के लिए, तो इतना सारा डिवाइस बनाना थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टर को बनाते हैं। तो जो रेसिस्टर को बनाते हैं वो कमर्शियली रूप से 2 तरह के रेसिस्टर होते हैं। एक आपका आता है वायर वुंड रेसिस्टर, दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर। तो वायर वुंड रेसिस्टर जो होता है वो लो रेंज का रेसिस्टर है। लो रेंज का मतलब कि जैसे हम लोग अपने घर में जो लो रेंज का मतलब होती है जहां पर भी आपको माइक्रो एम्पियर की बात करें या मिनी एम्पियर की करंट की फॉलोइंग की जरूरत होती है, जहां पे हमको पास करने की जरूरत होती है, तो वहां पे हम लोग वायर वुंड रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं। वही जहां पे आपको लार्ज अमाउंट में आपको करंट को आपको ऑब्स्टेकल करना है, रोकना है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कार्बन रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो 2 तरह का रेसिस्टर होता है,
एक होता है आपका वायर वुड रेसिस्टर, दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर। तो वायर वुड रेसिस्टर जो होता है जनरली वो नाइक्रोम, मैग्नेन या आपको कॉन्स्टेंटेन का बना होता है, बट कार्बन जो रेसिस्टर होता है वो मेनली से कार्बन पाउडर का बना होता है। ठीक, तो होता क्या है कि हमको अभी जो डिस्कस करना ना, एक छोटा सा टर्म है इसलिए उसको डिस्कस कर रहे बोल रहे हैं आपको, पहले मैं चाहता हूँ कि बोल दूं उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँ। तो कार्बन रेसिस्टर जो होता है ना उसमें मेनली रूप से कार्बन पाउडर मिलाया हुआ होता है। तो जो रेसिस्टर होता है उसका मेन वजह मेन रीजन उसका क्या उपयोग है, तो उसका मेन जो उपयोग है उसके हमें जितना इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से फॉलो करवाना है उसको मुझे उतना कहने का मतलब मेंटेन करने का काम वो मेरा रेसिस्टर करता है। तो रेसिस्टर जो हम लोग बनाते हैं वो कितना ओम का है हम लोग कैसे जानेंगे? तो वो बहुत छोटा छोटा होता है, काफी स्मॉल साइज में होता है कार्बन रेसिस्टर। जब वो स्मॉल साइज में होता है तो उसके ऊपर में नाम लिखने में भी बड़ी मुश्किल होती है कि कितना एम्पियर का कौन है, कितना ओम का कौन एम्पियर रेसिस्टर है, कितना ओम का कौन सा है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि रेसिस्टर के ऊपर में कलर कोडिंग करना शुरू किया। कलर कोडिंग में क्या किया कि एक सिंबल का कलर का जो एक पट्टी जो होती है ना उसको उस रेसिस्टर पे ऊपर में एक पट्टी जैसा कलर कर दिया जाता था, फिर दूसरा पट्टी कर देता था, फिर तीसरा पट्टी किया जाता, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉलरेंस होता है वो चीज कर लेता है, वो इंडिकेट करता है कि इसकी जो रेसिस्टेंस है वो इतना है या दूसरे रेसिस्टर का जो आपका रेसिस्टेंस है वो इतना है। तो वो चीज डिपेंड करता है, वो उसके कलर कोडिंग पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए कि जो रेसिस्टर होती है किस किस तरह का होता है उसका देखिए। तो सबसे पहले उधर जाने से पहले हम लोग एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन लेते हैं। पेन में एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो आप लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस के बारे में क्या कि जो रेसिस्टेंस होते हैं, देखिएगा कॉमर्शियली देयर आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड, लिखिएगा कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड देयर आर टू टाइप्स, there are two types of resistors। ये कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के रेसिस्टर्स होते हैं। एक आपका होता है वायर बाउंड रेसिस्टर्स और दूसरा होता है आपका कार्बन रेसिस्टर्स। ये दो तरह के आपके रेसिस्टर्स होते हैं। पिन नहीं चलेगा, एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो होते हैं दो तरह के रेसिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वायर वुड रेसिस्टर के बारे में। देखिए हम लोग लिखते हैं वायर वुड के रेसिस्टर के बारे में। वायर बाउंड रेसिस्टर, ये वायर वुड रेसिस्टर्स क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिए। इट इज मेनली made by mostly, अच्छा मेनली तो हम यूज कर लिया। इट इज मेनली मेड बाय नाइक्रोम, मेड बाय वायर्स ऑफ एन एलॉय, वायर्स ऑफ एन एलॉय। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, नाइक्रोम एक तरह का एलॉय होता है जिसमें आपका निकेल, क्रोमियम और आयरन डालता है आपका, ठीक, या आप कह सकते हैं मैग्नेन, मैग्नीन होगा। फिर इसके बाद आप कांस्टेंटाइन होता है, वो भी बहुत अच्छे कहने का मतलब बेहतर एलॉय है, बहुत ही ज्यादा कांस्टेंटाइन हो गया। तो ये तीन तरह के आपका मेनली रूप से जो होता है वायर बाउंड रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर्स को फॉर्म करने में या बनाने में उपयोग किया जाता है। लिखिएगा इसके रेंज के बारे में लिख लीजिएगा। इट्स रेंज बीइंग
यानी कि इट्स रेंज ऑफ ए फ्रैक्शनल, ये चलेगा, इट्स रेंज ऑफ ए फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ऑफ एन ओम टू ए फ्यू। तो इसकी जो आपका रेंज होता है ना, ये आपका एक ओम का भी एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं कि एक से एटलीस्ट छोटा ही होता है। तो इसका जो आपका वैल्यू होता है वो आपका एक ओम या फ्यू ओम, एक ओम से भी कम लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल का पार्ट का मतलब होगा जैसे मान लीजिए 1/8 ओम हो गया। तो इस तरह के जब भी मुझे रेसिस्टर्स बनानी होती है तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, समझ गए। चलिए अब इसके बाद एक आता है आपका कार्बन रेसिस्टर, तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। अगला आता है आपका कार्बन रेसिस्टर। तो ये जो होता है आपका, जब आपको लो रेंज का अगर आप रेसिस्टर बनाना चाहते हैं, कम ओम का बनाना चाहते हैं, चाहे मिली ओम का या माइक्रो ओम का, तो उसके इसमें आप वायर बाउंड रेसिस्टर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा आता है आपका कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर्स ये क्या होता है, इसको आप लोग फटाफट लिखेंगे, लिखिएगा। रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स इन द हायर रेंज, in the higher range are mainly made from कार्बन पाउडर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मेन रूप से कार्बन पाउडर, पाउडर से मिलकर के हम लोग बनाते हैं। तो ये जो कार्बन पाउडर की बनी होती है ना, इसकी कुछ खासियत होती है कि काफी ज्यादा आपका कॉम्पैक्ट होता है और ये ज्यादा आपका एक्सपेंसिव नहीं होती, ज्यादा आपका इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे, बहुत ही कम पैसे में ये आपका बन जाता है। तो इसको आप लोग फटाफट अगर चाहे तो लिख सकते हैं, उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये आपका हो जाता है। अब इसमें क्या है कि इसका जो वैल्यू होता है, ठीक, कार्बन रेसिस्टर का जो इंडिकेशन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए वो जो आपका रेसिस्टर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई रेसिस्टर है, इस तरह से मान लीजिए कोई रेसिस्टर आपको बना दिया गया, और ये जो रेसिस्टर मान लीजिए 1 मिनट के लिए बना दिया गया, तो होते क्या है कि इस रेसिस्टर को कैसे समझेंगे कि कितना ओम का है। इसके लिए क्या करता है, हम लोग कोडिंग को करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग में क्या करते हैं, तो कोडिंग करते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे ये जो कलर है यहाँ पे कलर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर है, क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक। फिर मान लीजिए एक कलर यहाँ पे, एक दूसरा, एक पट्टी, एक स्टेप छोड़ करके इस पूरा का पूरा कलर कर दिया था एक इस तरह का। फिर यहाँ पे कलर करता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि मैंने आपका सिलेंडर के शेप के लिया, तो पूरा सिलेंडर को इस तरह से कलर कर दिया। मान लीजिए ग्रीन कलर से कर दिया और इसको कर दिया है 1 मिनट के लिए, मान लीजिए ये आपका है वायलेट कलर का, क्या, वायलेट कलर का। फिर तीसरा क्या करता है, एक कलर कर देता है। और मान लीजिए कि जो तीसरा कलर क्या हुआ है 1 मिनट के लिए, मान लीजिए आपको ऑरेंज कलर है, क्या, ऑरेंज कलर है। और लास्ट में जो आपका है वो आप मान लीजिए कि यहाँ पे कलर है जो आपका है ये तीसरा, ठीक। ये चौथा जो आपका मान लीजिए आपका सिल्वर, तो गोल्ड या सिल्वर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर या गोल्ड कलर का। तो होता क्या है कि ये इस तरह से कलर कर देने पे क्या होता है, वो इंडिकेट कर देती है कि वो कितने ओम का वो रेसिस्टर है। तो कैसे वो इंडिकेट करती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसको क्या आता है कि उसके वैल्यू को कैसे हम इंडिकेट करते हैं वो लिखिएगा फटाफट। ब्लैक, ब्राउन, बीबी, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, ब्लू, वायलेट, बॉलवी, ग्रे व्हाइट,
3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो देखिए ये जो होती है ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, याद रखिएगा ध्यान से कि ये ब्लैक ब्राउन रेड ये क्या करता है कि ये कोडिंग है कि ब्लैक का मतलब 1 होता है, ब्राउन का मतलब 2 होता है, रेड का मतलब 3 होता है, ऑरेंज का मतलब 4 होता है, ग्रीन का मतलब 5 होता है, ब्लू का मतलब 6 होता है, वॉयलेट का मतलब 7 होता है, ग्रीन मतलब 8 होता है, व्हाइट मतलब 9 होता है। अगर आपका स्टार्टिंग में मान लीजिए ग्रीन और वॉयलेट दो कलर से किया हुआ है तो दोनों कोड को जो मतलब इसको इंडिकेट करेंगे, मान लीजिए कि इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से, ये आप जानते हैं इतना इसका कोडिंग, इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से रख सकते हैं, बीबी रॉय जी, हम इस तरह से याद किए बीबी रॉय जी बल्बी, बल्बी मतलब यहाँ पे ब्लू बी, बल्बी ग्रीन व्हाइट। तो ये इसका हम एक एक्रोनिम बनाए हुए याद करने के लिए, ठीक, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम लोग 8 9 इस तरह से दो चीजें बनाया हुआ। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस रेसिस्टर में पहला कलर आपका ग्रीन है, दूसरा आपका वॉयलेट है, तो और उसके बाद तीसरा ऑरेंज है, चौथा सिल्वर एंड गोल्ड है, तो आप कैसे कहेंगे कि इसकी रेसिस्टेंस मतलब इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? तो उसके लिए क्या आता है कि फर्स्ट टू कोडिंग जो है ना, फर्स्ट टू कोडिंग वो 2 डिजिट का कोडिंग बना करके वो रिप्रेजेंट करेगा 2 डिजिट का कॉलिंग, 2 डिजिट का एक नंबर, वो उसके रेसिस्टेंस का मतलब टोटल रेसिस्टेंस का एक पार्ट आ जाता है। तो ग्रीन और वायलेट, तो ग्रीन देखिए कितना है 5 और वायलेट कितना है 7, तो ये आपका हो गया 57। इतना तो पहले लिख लीजिए दोनों मिला करके। अब उसके बाद क्या है ऑरेंज, अब देखना है ये ऑरेंज जो होता है वो उसमें मल्टीप्लाई करके 10 टू दी पावर, ऑरेंज का कोड कितना है 4, ये इसके पावर बन जाता है 10 टू दी पावर 4, तो ये ऑरेंज का कोडिंग हो गया 10 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। सॉरी ये ओहो सॉरी 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है, हम 1 से लिख दिए 5 6 7 8। तो यहां पे क्या हुआ, बीबी रॉय येलो छूट गया, 1 मिनट के लिए ग्रीन, फिर से इसको रब कर लिए 5 6, वही तो देख रहे हैं कि वाई कहां गया, बीबी रॉय है ना, रॉय 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए कि ग्रीन का जो कोडिंग है वो क्या है 5 और उसके बाद क्या है ऑरेंज, ऑरेंज का देखिए तो कितना है ऑरेंज का 3, तो यहाँ पे हो गया 53 हो जाएगा। सॉरी ग्रीन के बाद वॉयलेट है तो वॉयलेट का देखिए कितना है 7, तो 57 इंटू, अगर आप ऑरेंज को देखते हैं तो ऑरेंज का कितना है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 57 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये जो हुआ ना ये इसके क्या शो करता है, किस चीज को, ये इसके रेसिस्टेंस को शो करता है। तो कैसे लिखे, फर्स्ट टू कलर को क्या करते हैं 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं और इनटू थर्ड कलर जो होती है वो 10 टू दी पावर के उसके पावर को शो करता है, 10 का पावर जितना होगा ना उसको शो करेगा वो आपका थर्ड कलर। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज कलर था तो हमने ऑरेंज कलर ले लिया और ये 3 जो हुआ इसके पावर को, ये हो गया 57 इंटू 10 टू दी पावर 3। लास्ट में आता सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड जो होती है ठीक वो उसके टॉलरेंस को शो करती है। ठीक, तो टॉलरेंस जो होती है इसको आप लोग याद रखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड जो पर्टिकुलर रंग है ना इसके लिए टॉलरेंस जो है वो फिक्स है। अगर आपका सिल्वर या गोल्ड कलर हो तो आपका हमेशा रखेंगे कि सिल्वर के केस में आपका 10% और गोल्ड के केस में 5% उसकी टॉलरेंस होती है। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर केवल सिल्वर कलर से दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं इन केस ऑफ सिल्वर, इन केस ऑफ सिल्वर, in case of लास्ट बैंड सिल्वर, ये जो कलर का बैंडिंग किया हुआ ना बैंड, जिसको लोग बैंड कहते हैं पट्टी हिंदी में बोलते हैं, तो इन केस ऑफ लास्ट बैंड सिल्वर वो हो जाएगा आपका 57 इंटू 10 टू दी पावर 3। और ये जो आपका सिल्वर बैंड है तो सिल्वर बैंड कितना है 10% टॉलरेंस देता है, तो ये आपका प्लस माइनस 10% हो जाएगा, मतलब ये 10% इंक्रीज भी कर सकता है 10% डिक्रीज भी कर सकता है। और वही आपका इन केस ऑफ क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आप गोल्ड लिखते हैं तो इन केस ऑफ लास्ट बैंड गोल्ड देन यू हैव टू यूज यहाँ पर 5%। तो इस केस में इस तरह से जो होता है ना कलर कोडिंग, क्या है हम किसी भी रेसिस्टर के ऊपर में कलर कोडिंग करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स इट्स रेसिस्टेंस। तो कितने रेसिस्टेंस का वो है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये जो आपका है कार्बन रेसिस्टेंस, ये आप जब कभी भी आप लार्ज ज्यादा अमाउंट का रेसिस्टर बनाना चाहते हैं जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो तो उस केस में हम लोग कलर कोडिंग दैट मींस कार्बन रेसिस्टर का ही यूज करते हैं। चलिए, तो मुझे लग रहा है आप लोग के एग्जाम में तो कभी पूछता नहीं है ज्यादा करके
कंपटीशन में मे भी कभी पूछ दे, तो पूछ दे तो आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से अगर याद रखेंगे तो ज्यादा करके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दे देगा, इस तरह से कह देगा क्या, किसी रेसिस्टेंस के ऊपर में कलर कोडिंग का जो उसका रेसिस्टेंस है इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको बताना कि जो मिडिल में जो आपका है, या ऐसे बोलेगा कि सेकंड बैंड का कलर क्या होगा। तो यहाँ पे सेकंड इसको रिप्रेजेंट करता है, 7 जो है किसके पोजीशन में रह रहा है, वॉलेट, तो कहेंगे सेकंड बैंड का जो कलर होगा वो वॉलेट कलर का होगा। मे भी ऐसे पूछ दे कि आपका थर्ड बैंड का, तो थर्ड बैंड में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि थर्ड बैंड को रिप्रेजेंट करती है, तो थर्ड बैंड जो है आपका ये 3 किसको जाते हैं, ऑरेंज कलर, तो कहेंगे थर्ड बैंड जो आपका ऑरेंज कलर है। हो सकता है आपका फर्स्ट तो इजी रहेगा, तो इस तरह से पूछ सकता है। कभी कभी रेयर केस में आपका टॉलरेंस भी पूछ सकता है, जो कि आपका फिक्स है उसको आपको बता ही दिया है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि ये रेसिस्टर क्या होती है। ठीक, अब हम लोग जो है ना एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है, चार्ज डेंसिटी। देखिए आप लोग क्या होता है चार्ज डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी। क्या नाम है, करंट डेंसिटी। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेगा इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which is defined as defined by the current passing per unit area through the क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब हुआ कि करंट डेंसिटी का डेफिनेशन है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के पर यूनिट एरिया में जितना करंट पास करते हैं वही उसका करंट डेंसिटी होती है। तो आप इट इज सिंपली डिनोटेड बाय, इट इज सिंपली डिनोटेड बाय, इट इज सिंपली डिनोटेड बाय जी। तो इसको हम लोग साधारणतः क्या करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये आपका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए मेरा क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इधर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इससे एरिया से पास कर रही है जो कि आपका आई अमाउंट में है। देन यू कैन सिंपली से दैट जे इज इक्वल टू आई बाय ए। तो ये जो होती है करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला अगेन जे इज इक्वल टू आई बाय ए एंड इट्स यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, या इसी को हम लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करते हैं, मीटर का पावर -2 लेते हैं। तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन सिंपल है कि इट इज डिफाइंड बाय द करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन area. It is simply denoted by J, where J is equal to I by N. Its ऐसा यूनिट will be एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या A by M स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं A इंटू M पावर M का पावर -2। तो ये जो वह करंट डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला हो गया और इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए अगर ये करंट आपका इन केस ऑफ लिख सकते हैं, इन केस ऑफ वेरिएबल करंट, इन केस ऑफ वेरिएबल करंट, अगर आपका करंट फिक्स नहीं है, कहने का मतलब करंट वेरी करता है, तो इस केस में डेफिनेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस करंट को लेना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग को टाइम को करंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल में करंट को कंसीडर कर देना तो उस केस में वो आपका वेरिएबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो काफी कम टाइम में वो कितना वैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर वेरिएबल करंट के केस में क्या करते हैं, हम लोग करंट को स्मॉल अमाउंट में देते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू डिफाइन di/dt फॉर। तो उस केस में आपको अगर आपका ये वेरिएबल करंट है तो उस केस में आपका j बराबर di/dt हो जाता है। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सो यू कैन से दैट हियर di इज इक्वल टू j dt। और आप जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया का इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हो जाती है तो उस केस में अगर बहुत सारे इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका जे जो होता है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि आई जो है आपका क्या इंस्टेंटेनियस करंट है, और इंस्टेंटेनियस करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इन नॉर्मल आपका करंट होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इंस्टेंटेनियस के केस में वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने लगता है, इसलिए यू कैन आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर।
वेक्टर जेड dt, तो यहाँ पे जो हमने dt लिखा, सॉरी dt लिखा गया, डी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो डी लिखाएगा ना, इस पे भी आपका वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो होती है आपका इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रही है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के हर एक पॉइंट, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने भी पॉइंट है सारे से पास करेगी। तो उसके समय इसको हम क्या करते हैं ना, इसको होल सरफेस पे ले लेते हैं। इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एस जो होती है इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, इसका सरफेस एरिया है, वैसे ये लिखे हुए यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होती है ना, तो इसको अगर आप इसके पूरे सरफेस को लेते हैं तो आपका डबल इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक, तो तत्काल आप लोग उस फॉर्मूला देख करके, इसके सिंबल देख करके समझ गए। ठीक, यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है करंट डेंसिटी की, समझिए। और ये क्यों है, क्योंकि आपका जो करंट डेंसिटी है ये आपका बेसिस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, it depends upon surface area, so here you have to use surface integral, that means double integration। तो यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ जाएगा, that represents formula of current density in terms of surface integral। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपका नॉर्मली केवल याद रखेंगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं भी याद रहे, लेकिन इस चीज को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में या तो ये पूछे या इसका ऐसा ही पूछे, दो चीज में से एक चीज पूछ देता है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आता है आपका ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म्स, क्योंकि ओम्स लॉ जो आप लोगों ने पढ़े थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इस केस में वो आपका सिंपल है कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे हम लोग का जो एक टर्म आता था रेजिस्टेंस, तो उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसका यूज होगा। एक दूसरा फॉर्म हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जो कि आपका रेसिस्टिविटी करंट डेंसिटी के बीच के रिलेशन को वहां पे दे रही है, जो आपका कहलाता है क्या, वही आपका कहलाता है ओम्स लॉ इन अदर्स फॉर्म। चलिए फटाफट आप लोग देखिएगा क्या होता है ओम्स लॉ इन अदर्स फॉर्म, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। देखिए टॉपिक है आपका ओम्स लॉ इन अदर्स फॉर्म। ये एक्चुअली आती कहां से है, ये चीज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म। ये क्या हुआ, ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू वेक्टर ई। तो ये हो गया आपका क्या, ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म्स, ये उसका फॉर्मूला हो गया। बट इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते कि कहां से आया क्या है। जहां पे आपका ये सिग्मा है, याद रखेंगे हमने यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दो तरह के सिंबल यूज करेंगे। एक आपका ये सिंबल है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, which is a specific resistance of a conductor, or it is also known as resistivity of a conductor, while it represents sigma, which is known as reciprocal of resistivity, that means it is also known as conductivity of the conductor। तो इसको हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, which is मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, तो हमने क्या बोला कि रेसिस्टिविटी इज मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो एक दूसरे का ये रिवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव, चाहे आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी एज वेल एज रेसिस्टिविटी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो यहाँ पे इसको सिग्मा पढ़ती है, रो नहीं है, रो इस तरह से होता है और सिग्मा इस तरह से होता है, याद रखेंगे। ये आपका सिग्मा का दो सिंबल होता है, दोनों सिग्मा अलग अलग है, समझ गए। तो एक इसमें आपका बड़ा सिग्मा कहलाता है स्मॉलर सिग्मा, एक आपका बड़ा सिग्मा कहलाता है बिग सिग्मा कहलाता है। चलिए वो बात की बात है, हम लोग पहले ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपका जो इक्वेशन है वो कैसे आती है। चलिए तो फटाफट करते हैं क्या। सबसे पहले आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, वो क्या है, एज इफ ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल area of a conductor, if A is equal to cross sectional area of a conductor, L is equal to length of a conductor, R is equal to resistance of a conductor, रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी या इसी का नाम आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, देन वी नो दैट
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रो एल बाय। तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी एल एंड आर इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रो दैट मींस रेसिस्टिविटी और इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर देन रेजिस्टेंस कैन बी सिंपलीफाइड एज रो टाइम्स एल बाय। ये इसका सिंपल फॉर्मूला। इसको हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट की तरह ट्रीट करें मान लीजिए 1 मिनट के लिए, सेकंड पार्ट आता है क्या वो देखिएगा। इसको रब कर लेते हैं, चलिए इसको रब कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे R बराबर रो एल अपॉन ए आता है। सेकंड पार्ट होता है बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर है दैट मींस V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I टाइम्स R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इफ यू टेक L in LHS then you can write it as V by L is equal to I by A टाइम्स रो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V by L is equal to I by A टाइम्स रो। याद रखेंगे ये I है और ये L है, इसलिए हम इसको L को दूसरे ढंग से दे रहे हैं, I की तरह मत दे रहे हैं। देखिए तो V by L is equal to I by A into रो लिख सकते हैं। इसके L को मैंने लेफ्ट में ले लिया और I into रो by I into A into रो सेपरेट कर दिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ E is the magnitude of electric field in the conductor whose length is L। अगर किसी कंडक्टर, वो कंडक्टर जिसके अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसकी लेंथ अगर L है, उसकी लेंथ अगर L है तो उसकी समझ उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो वहां पे इसके बाद इधर देख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E टाइम्स L। वो उस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है E इज इक्वल टू E टाइम्स L हो जाता है। ये आप वहां से भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आप इसको देख सकते हैं, वहां पे भी होता है क्योंकि E बराबर F अपॉन Q हो जाता है। तो वहां से भी आप इसको देखेंगे सिंपलीफाई करके E बराबर जो आपका फॉर्मूला निकलता है वहां से 1/4 आपका E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये आपका यहां से फाइंड कर सकते हैं V बराबर EL हो जाता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में L लेंथ का कोई कंडक्टर रखी गई हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड E हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर जो होगा वो E टाइम्स L हो जाएगा। अगर ये होती है तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो V by L इज इक्वल टू E, V by L is equal to E। देन अगर इसको मैं सेकंड मान लूं और इसको हम थर्ड मान लूं तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इसको रब कर ले। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे, ये चीज हम लोगों ने क्या लिखा, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो कोई आप लोग को पता भी चल जाए। तो यहां से क्या है कि V by L is equal to हमने E लाया तो यहाँ पे लिख सकते हैं E, तो E बराबर आ जाएगा I by A into रो। As you know that I by A it is what? It is what? ये क्या है? It is just current density because I have already defined current density. It is a measure of magnitude of current passing through cross section, passing through per unit, passing through per cross sectional area। तो या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए तो वो I अपॉन A इसका डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे I अपॉन A का मैंने क्या लाया वैल्यू, पहले से प्रूफ करके रख दिया है, तो J इंटू ये हो गया आपका रो। याद रखेंगे ये मेरा रो है, तो E बराबर क्या हो गया J इंटू रो, सॉरी E बराबर क्या हो गया J इंटू रो। अब यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आप J को लेफ्ट में, इसको अगर लेफ्ट में ले आते तो यहां से ये भी कर सकते हैं J इक्वल टू व्हाट E इंटू 1 बाय रो, E इंटू 1 बाय रो। तो यहाँ पे अगर E इंटू रो 1 बाय रो लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं E इंटू 1 बाय रो इक्वल टू 1। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा क्या है, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसको हम सेपरेट लिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे J बराबर मुझे क्या निकल गया, करंट डेंसिटी इक्वल टू E टाइम्स रो। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये आपका कंडक्टिविटी है वेयर। उसके बाद आप लोग इसको रब कर लेंगे, यहां तक आप लोग लिख लिए। अगर आप इसको समझ गए तो सब सारे पार्ट को हम मिटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा और भी डिटेल कर लेते हैं। तो क्या करना है डिटेल हेयर, इसको यहां से लिखना हेयर J इक्वल टू करंट डेंसिटी, और आपका E जो हो गया वो आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमने पहले लिख दिया था E इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन कंडक्टर। और ये आपका जो सिग्मा है इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं,
कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू 1/ρ, जो कि आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। इसको हम लोग रो कहते हैं, रो, इसको रहो मत पढ़िएगा, रो होता है, इसको पढ़ा जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जो कि आपका कंडक्टिविटी को आपका रिप्रेजेंट करता है। ये अगर इसकी ऐसा यूनिट लेते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है ना रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है, या कंडक्टिविटी जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है, या रेसिस्टिविटी इज सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहां पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये बात है, यहां से इसका डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता कि कंडक्टिविटी का डिफाइन करने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, या आप थोड़ा और बेहतर ढंग से कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक, याद रखेंगे। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक, तो ये सॉरी रेसिस्टिविटी, जो इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया। और यहां पे आप जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ, यहां पे आपका काम खत्म हो गया, इस बात को आप लोग याद रखिए, ये बात कहानी खत्म हो गई, यही हो गया आपका ओम्स लॉ का अदर फॉर्म। हम थोड़ा सा दूसरा चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होती है आपका, सॉरी रेसिस्टिविटी जो होती है वो आपको क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, जो कि हम यहाँ से आपको प्रूफ करके दिखाए थे, रो एल बाय ए जो होता है आपका, ठीक। तो यहाँ से हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके रो बराबर क्या होता है, आर ए बाय एल होता है। यहाँ पे हमने बताया था कि आपको एल टाइम्स में कैंसिल कर देगा, आर इनटू एल हो जाता है, तो ये आपको ओम मीटर हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेसिस्टिविटी होती है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, जबकि आपका ऐसा यूनिट ऑफ अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, ये आपका सिग्मा है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका हो गया क्या, ये आपका सिग्मा, ये रो हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक। तो ये सिग्मा जो होता है आपको कंडक्टिविटी को शो करता है, ये रेसिस्टिविटी। तो इसको और भी क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी, और ये जो होती है आपका कंडक्टिविटी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है पर ओम पर मीटर होती है। तो इस चीज को आप लोग समझ के रखेंगे। तो ये हो गया ओम्स लॉ इन अदर फॉर्म, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए अब अगर ये चीज समझ गए, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है उसको समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कि जिस तरह से रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसी तरह से आपका रेसिस्टिविटी भी जो होती है ना, कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेसिस्टिविटी, याद रखेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक। अगर आप चाहे तो इसको मैं एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, अगर आप कहे तो देखिएगा, देख लीजिए, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टिविटी लिखिए, नॉट ए रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टिविटी है। तो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैं लिमिटेड रेंज बोल रहा हूं इसलिए यहाँ पे लिमिटेड रेंज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना ये जो होती है ना, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ना, ये फेल कर जाती है। अगर टेम्परेचर काफी हाई कर देंगे ना तो वो फेल कर जाएगा प्रॉपर्टी। और ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये पर्टिकुलर मेटल के लिए मैं लिखा रहा हूं, फॉर ए मेटल, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूं ये फेल कर जाती है नॉन मेटल के लिए, या सॉरी नॉन मेटल कहते हैं सेमीकंडक्टर के लिए फेल कर जाते हैं। तो इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो होता है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा इनटू T माइनस T नॉट। तो ये जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला हो गया, रो T मतलब रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू T माइनस T नॉट। यहाँ पे अल्फा जो होता है वो कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, याद रखिए। हियर इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, अल्फा नॉट को क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, T टेम्परेचर हो गया एट T, और T नॉट हो गया टेम्परेचर एट 0, ये आपका जानते ही है। और अल्फा जो हो गया रेसिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हियर अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट
ऑफ रेसिस्टिविटी, इसका यूनिट जो होता है टेम्परेचर का पावर -1 हो जाता है। ये इसका यूनिट है। टेम्परेचर का पावर -1 का मतलब टेम्परेचर का अगर आप डिग्री सेल्सियस लेते तो इसका हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस का पावर -1, या केल्विन लेते तो केल्विन का पावर -1। ये इसकी यूनिट हम लोग मेजर करते हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछ जाता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर इट टेम्परेचर रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट पर डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका डिग्री सेल्सियस का पावर -1, और इन केल्विन अगर हम लोग कंसीडर करते तो केल्विन का पावर -1। तो ये जो हो गया इसका इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर इस बात को आप लोग समझते हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर। हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर। देखिएगा फटाफट क्या है, हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में हीट अगर डेवलप करती है तो किस तरह से करती है उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। क्योंकि देखिएगा कोई भी कंडक्टर होती है, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली रूप से एक लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे तो होती क्या कि पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है ना, अगर आप कंटिन्यूस रूप से उसको यूज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मोबाइल का चार्जर ही लेते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या उसमें किसी प्रकार की खराबी हो जाए या इस तरह का कभी कभी चार्जर मिल जाती है कि अगर आप उसको गर्म बहुत देर तक यूज करेंगे ना तो वो हीट हो जाती है। तो वो जो हीट रेडिएट होती है, चाहे उस वायर के थ्रू होती है या आप जो डिवाइस यूज करते हैं उसके थ्रू हो जाती है, या आपको मोबाइल गर्म हो जाती है कंटिन्यू रूप से यूज करते वक्त, तो वो जो हीट रेडिएट होती है वो कितने अमाउंट में हीट रेडिएट होती है उसके बारे में मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो होती क्या है, इसका दो तरह से हम लोग सबसे पहला कैसे आप लेते देखिएगा, अगर मान लिया कि ये आपका कोई रेसिस्टेंस है, क्या है आपका कोई रेसिस्टेंस है, और एक पॉइंट यहाँ पे है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, और एक पॉइंट यहाँ पे है VB जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस VB है, और यहाँ पे मान लीजिए कि VA इज ग्रेटर देन VB है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B, देन इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली फॉलो फ्रॉम A to B, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो A to B हो जाएगी। अब ये चीज अगर आप समझते हैं डेफिनेटली यहां से कर सकते हैं कि VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं इफ पोटेंशियल, इफ ए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं एट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a conductor, the potential energy falls and work done। तो जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होगी, A to B जो आपका होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉलो होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का फॉलो होगा तो वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा फॉलो करना शुरू कर देगा। जब वो चार्ज फॉलो करना शुरू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो वर्क डन किया गया है वो कितना होगा, वो कितना होगा, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वर्क डन इज सिंपली, तो यहाँ पे जो W बराबर होता है मैंने पिछले की क्लास में आपको पढ़ा दिया था, W बराबर आपको जो होती है V/Q हो जाती है, या आप कह सकते हैं V बराबर W, सॉरी यहाँ पे ये आपका VA माइनस VB हो जाती है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हो जाती है तो वर्क डन जो आपको पढ़ाया है क्या होती है B टाइम्स Q होता है, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये इसकी डेफिनेशन होता है। तो ये जो आपको W बराबर VQ हो जाते हैं फॉर्मूला, ये इसका वर्क डन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं सो वर्क डन एनर्जी फॉल्स एंड वर्क डन। तो ये जब फॉलो करना शुरू करती है तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो कंटेन कर लेती है, क्योंकि वो मोशन की वजह से यहाँ पे होते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन टोटल किया जाता है वो क्या होगा, बाय दिस फॉर्मूला W बराबर VQ, हियर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे जब ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ चार्ज होगी। तो मान लीजिए मेरा चार्ज वो Q है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VA माइनस VB, तो इसको कह सकते हैं VA माइनस VB। ये आ गया। अगर आप VA माइनस VB को कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, लेट शुरू में ही मान लीजिए लेट यहीं पे मान लीजिए लेट
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, दैट मींस वी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कर सकते हैं डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वी क्यू आराम से बोल सकते हैं, और इस स्मॉल चार्ज को मत लीजिए, चार्ज को कैपिटल क्यू लीजिए तो ठीक लगता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर वी क्यू। अब वी क्यू होता है एज यू नो दैट क्यू इज सिंपली डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जब Q बराबर I बाई टी होता है, क्या क्या लिखा है सॉरी Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो टोटल चार्ज होता है वो I इंटू टी जब होता है, Q बराबर आई टी होता है, भूल से लिखा रहा है। तो Q बराबर जब आई टी होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर आई टी, तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा V इंटू आई टी। तो इसका मतलब टोटल जो वर्क डन हुआ वो कितना आ रहा है, V इंटू आई टी हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज और आता है, आप जानते हैं V बराबर आई टी ओम्स लॉ से, तो अगर V बराबर आई आर होता तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो आई आर टाइम्स आई टी दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से ये भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका वर्क डन हो गया ना, आप कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस सबको आप लोग याद रखेंगे, W बराबर वी क्यू या W बराबर वी आई टी या W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये सारे के सारे फॉर्मूले है ना, ये वर्क डन से रिलेटेड फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा, सारा फॉर्मूला कभी कभी जानबूझ के पूछ देता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी लिख लेते हैं आप लोग। जैसे कि हमने यहाँ पे लाया W बराबर वी आई टी, यहाँ से लीजिएगा W बराबर हमने क्या लाया वी आई टी, यहाँ तो स्पेस नहीं है, इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ पे W बराबर हमने क्या लाया वी आई टी, अगर W बराबर वी आई टी लिया तो यहाँ पे V इंटू आई बराबर आप लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से I बराबर कर सकते हैं V बाई आर। अगर I बराबर V बाई आर होगा तो इसे I की जगह पर अगर V बाई आर रखेंगे तो V बाई आर इंटू टी, दैट मींस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ठीक, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड टेकन टाइम। तो वो वर्क जो किया गया ना वो जितना टाइम, तो उस टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो वर्क डन को। अब अगर यहाँ पे आपको वर्क डन डिफाइन कर दिए, ठीक, तो ये जो वर्क डन है एक्चुअल में क्या है, वर्क जो होती है या आप एनर्जी करते हैं, तो यही तो वर्क जो है एज एनर्जी आपका कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे जो ये वर्क एनर्जी के फॉर्म में आप जानते हैं कि आप ऐसे भी जानते हैं कि एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो एनर्जी जितना उसमें हीट जो आपका उस पे अपीयर्स होगा वो इसी वर्क डन के तो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका वर्क डन है, ये जो आपका वर्क डन है, यही आप सबको लिख करके फिर से लिख लीजिएगा। सो या आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसको रब कर ले, देखिए। सो इसके बाद लिखिएगा सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट या वर्क डन, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क डन एज हीट appeared on a surface of conductor given by H W इक्वल टू W। तो यही वर्क डन जो होगा आपका हीट के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं H इक्वल टू W इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला सारा आ जाएगा और ये भी आपका यहीं पे आ जाएगा। तो सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा, आपको जो हीट अपीयर्स होगा। फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं पावर। तो इस सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे और इसको रब कर लें। अगर आप इसको रब लिख लिए तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म और भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पावर जो आपका डिफाइन होता है एंड पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये W बाई टी होती है। अब यहाँ पे जहां जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं, W के जगह पे अगर आप VQ रखते हैं, अगर W के जगह पे VQ रखें तो यहाँ आ जाएगा VQ बाई टी। अगर आप W के जगह पे VIT रखते हैं तो ये हो जाएगा VIT डिवाइडेड बाय इंटू Q। W के जगह पे VIT रख दिए बाई टी, तो यहाँ पे TT कैंसिल किया हो जाएगा VI। अगर W के जगह पे I स्क्वायर RT रखते हैं तो यही आपका हो जाएगा I स्क्वायर RT बाई टी, TT कैंसिल तो आ गया I स्क्वायर। अगर आप W के जगह पे V स्क्वायर बाय RT रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा W के जगह पे V स्क्वायर बाय RT, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो इस केस में और नीचे में एक आपका टी आ गया, तो ये टी कैंसिल, तो इस केस में आ जाएगा ये V स्क्वायर बाय R। तो टोटल मिलाकर के पावर का कितने फॉर्मूला, 1 2 3 4 5। तो इसमें से कोई भी फॉर्म आपका यूज हो सकता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ भी पूछ जाता है। तो ये याद नहीं करना है ना, याद तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है,
W बराबर आपका क्या होता है वी क्यू। इसके बाद तो आप V बराबर आई आर रखिए, Q बराबर आई टी रखिए, और जिस फॉर्म में वो एक्सप्रेस्ड है उस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, फाइनली आपका जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यही इसका यह तरीका ही है, ना कि आप पर याद करेंगे एक एक टर्म, तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक आपको क्रिएट होगी। चलिए, तो हम मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे मेरी मेरी बात को। अब जो है हम लोग एक नया टर्म सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोग के लिए, बहुत ही कंसेप्चुअल टर्म है। बस थोड़ी सी मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करी जाती है, तो आप लोग को समझना है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी इंटरेस्टिंग टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करने को पसंद करूंगा, फिर मैं लिख देता हूं। देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दो कंडीशन होती है। हम एक थर्मल कंडीशन लेते हैं, एक आपका टेम्परेचर कंडीशन का लेते हैं। टेम्परेचर का मतलब हो गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन होता है, एक आपका थर्मल कंडीशन होता है। तो थर्मल कंडीशन में क्या होता है कि उतना ज्यादा थर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं कर पाती है इजीली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट करते हैं या किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के में रखते हैं ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर पाए, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो पाए, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फॉलोइंग या चार्ज का फॉलोइंग शुरू हो जाती है। तो कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होता है वो तो पूरे कंडक्टर में आपका सिचुएटेड होता, कंट्रीब्यूटेड होता। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ आपका इस तरह से, मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए इस तरह से सब सारा आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हमें इसमें इसके बीच में इसके दोनों कॉर्नर पे आपका, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका VA है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VB है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करती है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होता है ना, वो जाग जाता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। और जागने का मतलब ये हुआ कि रैंडमली मोशन करने लगता है ये, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होती है, ये इधर उधर पूरा एकदम कॉलिजन करना शुरू कर देता है, कोलाइड करना शुरू कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, जिस तरह से होता है पूरा ये मोशन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी सबका 0 होता है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, जैसे ही इसके कहने का मतलब इसके बहुत पॉइंट में, इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वैसे ही क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स में रैंडमली मोशन शुरू हो जाता है। और रैंडमली मोशन शुरू होने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फॉलो करना शुरू हुआ, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी रियल वेलोसिटी होगी। लेकिन होते क्या है ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करना शुरू करती है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इच अदर कोलाइड कर लेते हैं। कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू ये डिक्रीज कर जाती है। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाती है, और वो जो आपका वेलोसिटी है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक्चुअल वेलोसिटी होना चाहिए VA और ये डिक्रीज करके ये वेलोसिटी बन गई VD। तो ये जो VD वेलोसिटी है, जो अपैरेंट वेलोसिटी है, जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी होना चाहिए इतना, लेकिन हो गया इतना, ये वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग जस्ट लाइक एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के कोलाइड कर जाते हैं तो फाइनल जो वेलोसिटी देती है दैट रिप्रेजेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम लोग समझते हैं कि देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। यहां तक तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्चुअल डेफिनेशन को लेते हैं, लिखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है तो ये कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि कोलिजन जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच एग्जिस्ट करती है ना, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी में कमी आ जाती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी में कमी होने के बाद जो न्यू वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। चलिए, तो फटाफट हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को। पहले तो थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि ये आई कहां से फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के इनर वाला में मान लीजिए कंडक्टर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, वो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है,
ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो आपका ई है, और इसके डायरेक्शन भी हम लोग चाहे तो ले लेंगे। तो इसके जो मान लीजिए आपका कोई सर्किट हम प्रिपेयर कर लेते ताकि ज्यादा बेहतर ढंग से समझे। ये आपका कोई सेल को इंडिकेट करती है, देखिए यहाँ इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है, और ये जो आपका कंडक्टर है, यहाँ पे आपका F बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है QE, क्योंकि हमने पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे E बराबर आपका Q आ जाएगी, ये तो आप लोग को याद रखेंगे। तो F बराबर Q इंटू E, मतलब इसके बीच में जो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये फोर्स F बराबर QE से क्या होगा ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F बराबर QE, ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स में मोशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स में मोशन होगा तो मान लीजिए सर आपका E है, ये आपका यहाँ पे याद रखेंगे कि V इज ग्रेटर देन VB, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर ये हायर पोजीशन पे, ये लोअर पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे, इसको रख कर ले, चलिए इसको लिखते हैं, विल एक्सपीरियंस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है विल एक्सीलरेटेड and colliding with each other and acquire constant velocity। मैंने क्या लिखा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो उसमें जितने भी प्रेजेंट चार्ज हैं वो एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि एक रैंडमली मोशन एग्जिस्ट करेगा, और वो जो रैंडमली मोशन एग्जिस्ट करेगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्चुअल वेलोसिटी होगी, सॉरी एक पर्टिकुलर मोशन होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वो जो मोशन की वेलोसिटी है ना, उसी को तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसको मैथमेटिकली भी आपको लिख करके दिखा रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा सॉरी लैंग्वेज में लिख कर दिखा रहे हैं, तो पहले तो हम इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, सॉरी मैथमेटिकली प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लीजिए व्हील एक्सीलरेटेड एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड एक्वायर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पे लिखेंगे है लेट एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ये टू सक्सेसिव कॉलिजन्स का मान लीजिए टाइम टाउ है, क्या है टाउ। ये इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। सक्सेसिव कॉलिजन्स का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव कॉलिजन्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जब कोलाइड करेगा तो फर्स्ट टाइम कोलाइड करेगा, तो ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम कोलाइड करेगा और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चलेगा, फिर ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि फिर दूसरा कॉलिजन होगा। तो दूसरा कॉलिजन होगा तो पहला कॉलिजन और दूसरा कॉलिजन होने में, मतलब दोनों, पहला कंडीशन में जो टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर दूसरे कंडीशन में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर टाइम होगा। तो उस टाइम को हमने मान लिया टाउ, दैट इज कॉल्ड एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कॉलिजन्स। तो ये जो एवरेज माने, एवरेज इसलिए दिए है कि मे भी कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टाउ से ज्यादा भी ले सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा इससे कम भी ले सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकंड में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा करके तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में अगर वो 1.5 सेकंड लेता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन उसी तरह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपका एग्जैक्टली 1.5 सेकंड ले ले, मे भी हो सकता है 1.52 सेकंड ले ले, 1.53 सेकंड ले ले, या आपको 1.48 सेकंड में वो टकरा ले दूसरे इलेक्ट्रॉन से आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन। तो ये जो टाइम है ना, उसी को हम एवरेज मान लेते हैं। इसलिए तो यहाँ पे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज इक्वल टू हमने मान लिया टाउ, या इसी को एक और टर्म से हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए मेरी बात को? अगर इस बात को समझते हैं, देखिए मेनली हमको फॉर्मूला ही प्रूफ करना है, डेफिनेशन तो एकदम बच्चा वाला है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। जितनी बातें को हमने बोला है ना, उसी को केवल हमें एक जगह प्रोपोर्शन आया, बस उसके बाद हो गया। तो ये आपका हो गया एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इक्वल टू, सपोज क्या है, टाउ एंड रिलेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ये हो गया। सिंस नीचे आप लोग को दिख रही है, सिंस हम लोग जानते हैं मोशन के एक इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस at होता है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि वो जब नॉर्मल में रहती है कंडक्टर तो उसका वेलोसिटी ज्यादा 0 होता है, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको 0 प्लस a इंटू, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू क्या है, मैंने माना है टाउ, तो इसको कर सकते हैं a इंटू टाउ। ये क्या होगा,
ये वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर, मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी का मतलब हो क्या, इसके बाद जो होगा आपका वो जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलिजन हुआ, फिर सेकंड कॉलिजन हुआ, और थर्ड कॉलिजन में जब हो रहा था तो उस टाइम वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दिया, और फर्स्ट कॉलिजन के बाद जो सेकंड कॉलिजन की कंडीशन है वो आपका यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा, फर्स्ट कॉलिजन हो गया, और सेकंड कॉलिजन की केस में मान लीजिए कि इसका एक्सीलरेशन आपका ए है, और अगर ये टाउ अगर इसका इस दोनों के बीच का टाइमिंग है तो आपका मतलब कॉलिजन के बीच का टाइमिंग है तो आपका v बराबर a इंटू टाउ हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको रब कर ले, इस डायग्राम को रब कर लेते हैं। अगर इसको रब कर लेते देखिएगा, सिंस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है Q टाइम्स C, ये हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे जो Q है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यही तो है इलेक्ट्रॉन E, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज है, चाहे तो लिख सकते हैं नेगेटिव, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ये नेगेटिव चार्ज है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपका माइनस जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस ई टाइम्स सी। तो ये आप F बराबर माइनस सी होता है, तो आप F बराबर ये भी जानते हैं, हमें कहां से, न्यूटन लॉ से, ठीक, सेकंड लॉ से। तो यहाँ पे F बराबर एम होता है, तो यहाँ से ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई एम इंटू ये आपका ई है, ये आपका क्या है ई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ई बाई एम इंटू कैपिटल ई, तो यहाँ पे ये आ जाएगी किसकी वैल्यू हो गया, ये आपका एक्सीलरेशन का। सो इसको अगर हम मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, सो इसके बाद देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ए इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए की जगह पर ये आ जाएगा माइनस ई डिवाइडेड बाय एम इंटू ई इंटू टाउ, यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने रख दिया माइनस ई बाय एम इंटू ई इंटू टाउ, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये आपका आ गया किसका फॉर्मूला, यही तो हो गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे कौन कौन चीज क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, एम क्या है, मास है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजंस। समझ गए, चलिए इस टर्म को अगर आप समझ गए तो इसमें एक और टर्म आता है, थोड़ा सा आगे हमको बढ़ाना है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला ले आया, लेकिन थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है 1 मिनट के लिए, तो इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, चलिए मान लीजिए वॉल्यूम है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए आपका लेंथ भी है, ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को। अब मान लीजिए ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हम काफी पतला मान लेंगे, एकदम थीन जैसा लाइन के जैसा कोई कंडक्टर है 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जितनी इसकी लेंथ है उतना ही इस पे इलेक्ट्रॉन्स है। आप कर सकते हैं इतना कि जितनी इसकी लेंथ है और वो लेंथ जितनी पॉइंट से मिलकर के बनी हुई है उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इजीली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है ना, इसी कंसेप्ट से हम लोग आई बराबर जो निकालते हैं ना वो हो जाता है एन इंटू ए इंटू ई इंटू वीडी इंटू आपका हो जाता है डेल्टा टी या टाउ लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। ये अब टाउ कहां से आ गया, ये आप लिख सकते हैं डेल्टा टी लिखिए, सही रहेगा। देखिएगा आप लोग क्या कैसे हम लोग ले आए वो बताते हैं। ये एन इंटू ए इंटू ई इंटू वीडी इंटू डेल्टा टी कहां से लाए, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर इस कंडक्टर का सरफेस एरिया मान लीजिए ए है और ये एफ एन जो होता है आपका एक लाइन पर ही मान लीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, तो टोटल में कितना होगा, एन से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो यहां से यहां तक पर्टिकुलर तो आप एक तरह से ये समझिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है, ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ए पूरे सरफेस पे है, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, और एन जो है एक पर्टिकुलर लाइन आप समझ सकते हैं उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रिप्रेजेंट करती है। और ये वीडी इनटू डेल्टा टी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डिस्टेंस को शो करती है। डिस्टेंस का मतलब हुआ चलिए वेलोसिटी, वीडी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा था, तो इस टाइम में एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को भी तो कवर करेगा, एक डिस्टेंस को भी तो कवर करेगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक वो अगर कवर करता है तो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को शो करा ताकि टोटल अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए यहां पे हुआ ई तो आपका चार्ज हो गया
और उसके बाद n इंटू ए इंटू ई इंटू बी डी इंटू डेल्टी, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से। सो यू कैन राइट, अगर ये डेल्टी हो गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका ये आई है, अगर आई बराबर कह सकते हैं आई है, तो इस आई को अगर बहुत सारे हम डेल्टी से गुना कर लेंगे, एक मिनट के लिए मान लीजिए, सॉरी ये आपका डेल्टी यहाँ लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे नहीं है डेल्टी, ये तो सही इतना ही देख होगा, ये n इंटू ए इंटू एन इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी हो जाएगा, याद है। अब यहाँ पे अगर बोथ साइड डेल्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी इंटू डेल्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि यही डेल्टी, ये आई इंटू डेल्टी क्या रिप्रेजेंट करेगी, अगर आप इसको आई रहने देते हैं एक मिनट के लिए, उसके बाद आप अगर लेंगे तो यहाँ पे वी डी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ई इंटू टाउ बाई एम, यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ का एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी बराबर ई इंटू ई, या आप चाहे नेगेटिव ले भी सकते हैं, नेगेटिव इग्नोर कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव क्यों हमारे इसके नेगेटिव तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे वी डी बराबर होगा ई इंटू कैपिटल ई और ये टाउ इंटू एम इंटू डेल्टी, इतना तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए हैं, टाउ इंटू डेल्टी, ये वी डी का फॉर्मूला हो गया डेल्टी। अब देखिए यहाँ पे ई हो गया ई स्क्वायर, तो यहां से कर सकते हैं आई बराबर क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आई बराबर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ई स्क्वायर ए एम को एक साथ लिखे तो यहाँ को कह सकते हैं ई स्क्वायर ए बाई एम इंटू टाउ इंटू एन इंटू डेल्टी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको अरेंज कर दिया। अगर आप इसको ऐसे अरेंज करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, ये आई है, अगर इस ए को आप लेफ्ट में ले आएंगे तो आई बाई ए हो जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, सो आई बाई ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू एन इंटू डेल्टी इंटू ई। अब ये आई बाई ए क्या है, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो इसको हम लोग सीखते हैं जे इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई एम या एन इंटू ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू, ये डेल्टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टाइम का मतलब डेल्टी का मतलब चेंज इन टाइम का मतलब क्या, वही जो टाइम मैंने लिखा उसी को फर्स्ट सेकंड के साथ, जैसे मान लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 सेकंड हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट 12 सेकंड हुआ, तो दोनों के बीच का कितना टाइम है 7 सेकंड, तो यही तो हुआ 12 माइनस 5 मतलब t1 माइनस t2 दैट विल बी डेल्टी, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे टाउ हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर बाई एम, एन ई स्क्वायर बाई एम, और फिर एक टाउ जो है आपका कैंसिल भी हो रहा, क्यों, क्योंकि ये डेल्टी अगर जाएगा, एक तो वी बराबर आपका ये आया ना, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, हमने इसलिए लिख दिया ना ताकि आपको समझ में आए, वरना इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, समझ गए। ऐसे चाहिए तो आप नहीं मत लिखिए, इसको मत ही लिखिए शुरू से ही, सही रहेगा। वी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, ये वी का फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर इसके में ये टाउ है, तो यहाँ पे डेल्टी टाउ लिखिए, ऐसे बहुत से मल्टीप्लाई किया ताकि आपको पता चले, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज डेंसिटी एन स्क्वायर एन इंटू ए स्क्वायर बाई एम इंटू ये टाउ, ये तो खत्म हो गया था, उसी टाइम छोड़ देते। तो यहाँ पे आ गया एन और उसके बाद आता है कि आपका ई इंटू टाउ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ इंटू ई। ये आपका ई जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी के केस में इसका ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, और अगर ये आपका चार्ज डेंसिटी तो क्या क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस पे अगर आप वेक्टर लगाएंगे तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी का साइन देना पड़ेगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपका लिख लीजिएगा इन मैग्नीट्यूड केस में, इन मैग्नीट्यूड के केस में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो सिंपली लिखेंगे, इस पे केवल एरो का साइन दे देंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सर आपका स्केलर क्वांटिटी केवल ये और जे जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो हो गया, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया सिंपली, जो कि आपका माइनस ई बाई एम इंटू टाउ हो गया, और दूसरे बाद उसके बाद हमने एक चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे, जब ओम्स लॉ पढ़े तो ओम्स लॉ के सेकंड फॉर्म में भी हम लोग को जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दिया। इसके बाद भी एक एक्सप्रेशन आता है, वो क्या आता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को लगे नहीं कि नहीं जानते कुछ। देखिएगा, इसको रब कर ले, अगर इसको रब करेंगे तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जान लें, सो
यहाँ पे अगर चाहेंगे ना तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ये आपका सॉरी कंडक्टिविटी। तो जब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? 1 रेसिस्टिविटी। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1 मिनट फिर नहीं चलिए, अगर आप इसको फिर डिफाइन करेंगे ना तो ये फिर आपका उसी रास्ते पे चल जाएगी। क्या ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू n टाइम्स ए स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m। तो ये आपका कंडक्टिविटी की फॉर्मूला आ जाएगा। आप यहाँ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे रो बराबर आर एल बाय, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर यही आ जाएगा, क्योंकि इस केस में ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। ये आपको सिंपली हमने पढ़ाया था कि चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन पढ़ाया था लास्ट में जो प्रूफ करके लाया था, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। तो ये जो सिग्मा इंटू ई आया तो यहाँ पर जे बराबर क्या होगा? जे बाई ई। तो यहाँ पे जे का वैल्यू जब ई हुआ और ई से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा एन स्क्वायर हुआ है। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, इसको रब कर लीजिए और यहाँ से कर सकते हैं सिग्मा बराबर जे बाई ई, और इसको आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ आपका दोनों तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब अगर इस चीज को आप समझते हैं, अब यहाँ से अगर आपको चाहे रो निकालना तो रो भी निकाल सकते हैं। क्यों? अगर ये आप कंडक्टिविटी जान रहे हैं तो आप रो बराबर क्या जानते हैं? 1 बाय कंडक्टिव रेसिस्टिविटी बराबर 1 बाय कंडक्टिविटी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय करेंगे तो ये m बाय n टाइम्स e स्क्वायर टाइम्स टाउ, ये भी आ जाएगा। मतलब कंडक्टिविटी भी यहाँ से सॉरी रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप ये सब समझ गए। अगर आप समझ गए तो अब हम लोग एक मिनट लिए ये नीचे गए थे। अगर आप लोग ये चीज समझ गए तो अब जो है हम लोग करते क्या, इसकी डेफिनेशन को लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखिए। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं फटाफट पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट लिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं क्योंकि पेन चलने रही है। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है वो बता रहे हैं आप लोग को। देखिएगा देखिएगा, इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if an external electric field is applied in electric field, समझ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं electric field is applied in a conductor, then due to existence of potential difference, due to existence of potential difference, the free electrons, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो पर्टिकुलर खास करके मेटल में ही प्रेजेंट रहता है ज्यादा करके। then due to existence of potential difference, the free electrons experienced a force and accelerated, वो फोर्स फील करता है और जैसे ही फोर्स फील करता है तो फिर वो एक्सीलरेट हो जाता है, मोशन करने लगता है। एंड एक्सीलरेटेड बट ड्यूरिंग मोशन दे फेस इंसिस्टेंट, कहने का मतलब कुछ ना कुछ रुकावट महसूस करता है। एंड रैंडम कॉलिजन, with atoms and lattice, तो वो जो जिस एटम से मिलकर के बना होता है उसके वजह से हो गया। ये उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जिस कंडक्टर की बनी, जिस मटेरियल की बनी होती है, वो सारी चीज की वजह से ऐसा होता है। 10 नीचे आप लोग को दिख रही है ना, चलिए 10 एवरेज वेलोसिटी with which the electrons, जो जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाला रब कर लेते हैं, ठीक। 10 एवरेज वेलोसिटी with which the electrons
move inside the conductor decreases. Move inside the conductor decreases. Under the applied decrease inside the conductor decreases under the applied electric field much lower than, ऐसे लिखिए, सेंटेंस सही नहीं है, ऐसे लिखिएगा, मूव इनसाइड द कंडक्टर डिक्रीज मच लोअर देन actual velocity under the applied electric field. मतलब ये हुआ ना, वही बात हुआ जैसे कि मतलब उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होनी चाहिए उससे वो घट जाती है, कमी हो जाती है उसमें कुछ, तो किसके अंदर, तो वो उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड या इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इस डेफिनेशन को लिख करके उसके बाद जो आपको हमने मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाल करके दिया है उसको आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि वही जो है ना आपका वो मेन आपका एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसके डेफिनेशन को, तो आप लोग उसको लिख लेंगे ध्यान से. तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा हो गई. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें डिस्कस करना है पर्टिकुलर इसके बाद का जो आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, और रेसिस्टेंस की तो मैंने पहले बता दिया. फिर हम लोग इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर सेल के बारे में और इंटरनल रेसिस्टेंस. फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ. एक ईएमएफ क्या होता है इस नया टर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे. तो वो आपका अभी चलेगा 3-4 क्लास जिसमें आपको ये सब डिस्कस करना. फिर आपका ये सारे खत्म होने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आएंगे. फिर जाकर के आपका किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मेटर ब्रिज, सारे 3-4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 जो मैंने लास्ट में बोला, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, फिर आपका व्हीटस्टोन, किरचॉफ्स लॉ, ये 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए. एग्जाम में तो आपका 5 नंबर में एक ना एक क्वेश्चन 4 में से उठा के दे देता है, और 2 नंबर वाला में तो डेफिनेटली रूप से 1-2 इसमें से चूज करके दे देता है पार्शियल रूप से. जैसे किरचॉफ लॉ का 2 रूल है, तो एक दे देगा, कहेगा इसको लिखो क्या होता है. ठीक, तो ऑब्जेक्टिव भी भरपूर मिलता है इससे. ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे. और ज्यादा टफ है नहीं एक्सरसाइज. मुझे लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म जो उससे काफी ज्यादा ये इजी है, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई ज्यादा है ही नहीं. लेकिन अगर उसमें चलते तो मैथमेटिक्स तो इतनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म क्या खुद देखी है, तो इसमें कोई खास ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है. तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे. थैंक्स ऑल ऑफ यू. फिर तब तक के लिए बाय.